हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 12 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। जो सोशल साइंस वाला पार्ट आता है उसमें सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो मैंने हर सब्जेक्ट की दो दो प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट थ्योरी की है और दूसरी एमसीक्यू की है। तो पहले आप किसी चैप्टर को देखना, उसके बाद उसकी थ्योरी देखना, जिससे आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी क्लियर हो जाए और आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें देखनी है सामाजिक अध्ययन के बारे में। ऑप्शन है ए विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतर की भिन्नताओं का सम्मान करना सिखाने के लिए। बी है अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए। देखो, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है हम उसके बारे में बच्चों को गौरवान्वित करवाएं या विषाद करवाएं, यानी कि उनको खेद करवाएं कि हाँ ये चीजें गलत हुई। हमारा मेन जो उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का, वो ये होता है कि हम ये बताएं, ये जानकारी दें बच्चों को कि किस तरह से पहले सामाजिक व्यवस्था थी और अब किस तरह से है और हमें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का वो ये होता है। ऑप्शन है सी, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायित्व और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। डी है यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। तो इसकी ये ए और आपका बी और डी सही है, जबकि आपका सी गलत है। देखो, सॉरी, आपका बी वाला गलत है, ये गर्व और विषाद वाला गलत है, और आपका ए, सी और डी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अभिकथन है ए, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचार की तरफ हस्तांतरित होना अति आवश्यक है। देखिए, उपयोगितावाद का लोकाचार क्या होता है? जो चीज समाज के लिए अच्छी है और समाज के काम आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम? उपयोगिता के लोकाचार। ठीक है, लोकाचार मतलब जो बातें समाज में फैली हुई हैं। ठीक है, उपयोगितावाद यानी कि जो चीज उनके काम आएगी, उपयोग में आएगी। तो उपयोगिता का लोकाचार से समता के लोकाचार की तरफ हस्तांतर होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये कथन तो सही हो गया। अब कारण देखते हैं आर। सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि दोनों सही है लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो, ऊपर जो दिया हुआ है वो उपयोगितावाद का लोकाचार का सिद्धांत दिया हुआ है, और नीचे क्या इन्होंने पूछा है? विकासात्मक समस्या। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था नीचे वाले में कारण में? सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया या विकासात्मक समस्याओं पर अपने आप को केंद्रित कर लिया तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इन सारी चीजों को समझने में आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन ये जो आर है इसमें किसी और कथन के बारे में बोला गया है, किसी और बात के बारे में बोला गया है, लेकिन ऊपर वाले में किसी और सिद्धांत के बारे में बोला गया है, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। देखो, ये 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। निम्न में से कौन से उप संप्रत्याओं यानी कि सब कंसेप्ट
की उसकी पाठ्य योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है। यानी कि जब वो लेसन प्लान बना रही है कि मुझे सुबह को ये बच्चों को पढ़ाना है, तो वो रात में बैठ के जब लेसन प्लान बना रही है तो वो देखेगी कि मुझे जब बाजार की थीम पढ़ानी है, बाजार पढ़ाना है, तो मुझे उसमें किन किन चीजों को शामिल करना है, क्या क्या चीजें बच्चों को बतानी है और क्रम वाइज। ठीक है, अब देखते हैं ए, बाजार के प्रकार बिल्कुल सही है। जब वो बाजार की थीम पढ़ाएगी तो बाजार के प्रकार भी बताएगी, फिर बाजारों की श्रृंखला भी बताएगी। ठीक है, अब असमान अवसर, क्योंकि जो बाजार होता है उसमें हर बाजार में एक ही वस्तु के जो रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक जैसे रेट नहीं होते हैं, तो असमान अवसर और हर मार्केट अलग अलग होती है। ठीक है, उनके खरीदने बेचने का तरीका या उनके रेट में अंतर होता है हर बाजार में। तो असमान अवसर, हर मार्केट में समान अवसर नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे जो आपके घर के आसपास है तो वो अलग होगी, मॉल में जाएंगे वो अलग होगी। ठीक है, और आप स्टोर्स में जाएंगे वो मार्केट अलग होगी। तो सब मार्केट क्या होती है, अलग अलग होती है। डी है कृषि उत्पादन कार्य। देखो ये इससे संबंधित नहीं है, कृषि उत्पादन कार्य इससे संबंधित नहीं है, ये प्राथमिक क्रियाओं में आएगा तो ये इससे संबंधित नहीं है। ई है बाजार में मोल तोल करना। तो देखो नेगोशिएट करना भी ये एक पार्ट है मार्केट का। ठीक है, मार्केट क्या होता है, जहां पर क्रेता यानी कि सामान को खरीदने वाला सामानों को बेचने वाला होता है और वो भाव नाप करके अपना सामान ले आते हैं। ज्यादातर सब्जियों में या फलों में ही होता है भाव नाप, ज्यादा बाकी चीजों के तो रेट फिक्स से ही होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा होता नहीं है ऐसा। अब देखिए जिस ऑप्शन में डी नहीं है वो वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी और डी सही है, और जो डी वाला है वो गलत है, क्योंकि डी वाला जो ऑप्शन था वो उससे मैच ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। अब हमें देखना है सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संबंध में कथनों को। ए है बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, जो रीति रिवाज देख रहे हैं, जो धर्म देख रहे हैं, जो संस्कृति देख रहे हैं, उन सभी अनुभवों के साथ अपनी भाषा के साथ वो स्कूल आते हैं यानी विद्यालय आते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। बच्चा भाषा सबसे पहले भाषा कहाँ सीखता है, वो अपने घर में ही सीखता है, उन अनुभवों को लेके आता है स्कूल में। तो बिल्कुल सही बात है। बी है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों सम्मिलित करना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, हम बच्चे अनुभव लेके आ रहे हैं वो बात सही है। अब बच्चों के अंदर उनके आसपास के समाज से रूढ़िबद्ध धारणाएं आ गई हैं। ठीक है, उनके दिमाग में कहीं से ये चीज गलत चीजें आ गई हैं, असमानता की भावना आ गई है, ये भावना आ गई है कि हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, दूसरे लोग निम्न कुल में पैदा हुए हैं, तो हमें उनके साथ पक्षपात करना चाहिए। तो टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चों के अनुभव को ज्यों की त्यों शामिल नहीं करना है, पहले देख लेना है कि जो बच्चे अनुभव लेके आ रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप उनको करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उनको सुधारिए, उनको बताइए कि भाई ऐसे भेदभाव करना गलत है। ठीक है, या कुछ रीति रिवाज केवल लड़कियों के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। तो इन सब चीजों से बच्चों को बाहर निकालना है, रूढ़िबद्ध धारणाओं से, असमानता से या फिर पूर्वाग्रहों से बच्चों को बाहर निकालना है। अगर वो इस तरह के अनुभव, गलत अनुभव स्कूल में लेके आ रहे हैं, बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, या मैम को पता चल रहा है कि वो इस तरह के अनुभव लेके आए हैं, तो उनको करेक्ट करके बताना है कि आप गलत सोच रहे हो, आपके मम्मी पापा ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने जहां से भी ये इन्फॉर्मेशन ली है वो गलत है। ठीक है, आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है। कोई नीचे कुल का नहीं होता, कोई ऊंचे कुल का नहीं होता, सब बराबर है। भगवान के यहाँ से सब बराबर आए हैं। ये जो पक्षपात जैसी सारी चीजें हैं ये सब धरती पर है और धरती पर ही रह जानी है। ठीक है, पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी पर ही रह जानी है, ऊपर कुछ नहीं जाना है। ऊपर जैसे पवित्र आत्मा आई थी और पवित्र आत्मा ही जाएगी। तो ये इन सारी चीजों से आपको बच्चों को बाहर निकालना है। सी है यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो 74 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि ए और सी सही है और बी वाला गलत है। तो बी वाला जिस ऑप्शन में नहीं होगा वही वाला सही होगा, तो तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणा को समाप्त करने के लिए कौन से प्रयोग करेंगे। यानी कि आपके जो क्लास में है वो रूढ़िबद्ध धारणा बच्चे लेके आए हैं, अपना अनुभव लेके आए हैं, और उसमें जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो किस चीज को लेकर है, जेंडर को, कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज बच्चों के दिमाग में घुसी हुई है। लड़कियों को भी पता है कि हमारा दायरा इतना सीमित है,
हमें बस ये करना है, हमें कबड्डी नहीं खेलनी है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, हमें हॉकी नहीं खेलनी है, क्योंकि लड़कियों को ये सब नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो धारणा अब स्कूल में लेके आ रहे हैं बच्चे। तो टीचर को क्या काम करना है, टीचर को इन सभी धारणाओं को, इन सभी गलत मानसिकताओं को बच्चों की करेक्ट करना है, ठीक है। अब वो करेक्ट करने के लिए क्या करेगा, ए है छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना और इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर देना। यानी कि बच्चों को एक दूसरे को समझने का टाइम दीजिए, ठीक है। बच्चों को समझने दीजिए एक दूसरे को, ताकि वो जान सके कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी चीज में कम होती हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, खेलकूद में, किसी भी चीज में, ठीक है। लड़कियां लड़कों के समान है। जब वो जान पाएंगे तो तभी वो अपने साथ में बराबरी का दर्जा लड़कियों को दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानने का मौका देना है ना, कि देखो जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो वैसे ही लड़कियां ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो साथ साथ बैठाएंगे। बी है कक्षा में जेंडर तटस्थ, यानी कि जेंडर या जेंडर न्यूट्रल गतिविधियों को आयोजित करना। तो ये वाला भी सही है कि इस तरह की गतिविधियों को हमें आयोजित करना है जिसमें जो जेंडर है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। यानी कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर के, गर्ल्स हैं गर्ल्स के साथ या बॉयज हैं बॉयज के साथ, ठीक है। भेदभाव जैसी चीज नहीं होनी है, न्यूट्रल होना है कि सब लोग कैसे हैं, समान है। सी है लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि हम क्या कहेंगे, लड़कों के जो एग्जाम की शीट है वो कह देंगे भाई तुम टेस्ट करो लड़कियों से, और लड़कों की लड़कियों को दे देंगे, मतलब आपस में एक्सचेंज कर देंगे। देखो इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपस में लड़ाई होगी, ठीक है। हमारा ये मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना क्लास में, किसी भी बच्चे को, किसी बच्चे के, कोई बच्चा पढ़ने में एवरेज भी है तो उसको भी हमें ये फील नहीं कराना है कि तुम बाकी बच्चों से तुम कम हो। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा एज ए टीचर हमारा कर्तव्य है कि हम हर बच्चे को अच्छा फील कराएं और हर बच्चे से कहें कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे एक दिन, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। ये क्या है, एक तरह से बच्चों को आप काम दे रहे हैं, जो आपका काम है वो बच्चों से करवा रहे हैं, और बच्चों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना आ जाएगी, क्योंकि बच्चे जब उत्तर पुस्तिका चेक करेंगे तो बच्चे एक दूसरे के नंबर जान लेंगे, जिसके कम नंबर आएंगे वो चिढ़ाएंगे। तो ये चीज क्या है, ये गलत है। डी है कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं को बांटना। यानी कि कक्षा में आप बोलोगे कि भाई सफाई की जिम्मेदारी केवल लड़कियों की नहीं है, जैसे ज्यादातर मामलों में लड़कियों को बोल दिया जाता है कि भाई तुम साफ सफाई का काम देखो, या बोर्ड सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है, या इस तरह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो क्या करना है, लड़की और लड़कों दोनों को देनी है जिम्मेदारी, के दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। आधी क्लास तुम देखोगे, आधी क्लास लड़कियां देखेंगी। तो उससे क्या है, बच्चे ये जान सकेंगे, सीखेंगे बच्चे कि लड़का लड़की बराबर है और हमें बराबर रहना है। जैसे आजकल बहुत सारे परिवारों में क्या होता है, लड़के भी खाना बनाते हैं, लड़कियां भी खाना बनाती हैं। मतलब शादी के बाद अगर लड़की ऑफिस में है तो शाम का खाना लड़का बना लेता है, सुबह खाना लड़की बना लेती है, दोनों मिलकर आधा आधा काम कर लेते हैं, तो परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, जो कि होना यही चाहिए, ठीक है। परिवार घर की जिम्मेदारी किसी एक कंधे पर नहीं होना चाहिए, दोनों कंधों पर होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को, जो मेल है उसको भी, जो फीमेल है उसको भी काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, बाहर भी और घर में भी आपस में मिल बांट के काम करना चाहिए। अच्छी गृहस्थी तभी चलेगी, आपका विकास तभी होगा, ठीक है। किसी एक के कंधे पर अगर आपने भार डाल रखा है कि भाई तुम्हें कमा के लाना है बाहर से, या किसी एक के कंधे पर आपने भार डाल रखा है कि आपको पूरे दिन घर का काम करना है, बस आपको घर संभालना है, आपको इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो भी गलत है। एक समय के बाद महिलाएं भी उब जाती हैं घर के काम से, और अगर पुरुष को कुछ हो गया, वो बीमार पड़ गए या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर घर कैसे चलेगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये सबको करनी चाहिए घर में, ठीक है। घर में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो काम कर सकते हैं उनको बाहर काम करना चाहिए, चाहे मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 76, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफी प्रचलित हैं। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ने हेतु आरंभ में कौन से चरण का उपयोग करेगा। देखो आप सबने बीएड में ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, ठीक है, उसी पर आधारित है ये जो E5 है, ये उसी पर आधारित है, बिल्कुल सेम उसी चीज पर आधारित है जिस पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ये E5 बनाए गए हैं। देखो सबसे पहले इसमें आता है संकलन, यानी कि इंगेज करना। इंगेज का मतलब हो जाएगा कि आप बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताएंगे, ठीक है। बच्चे को पहले रिकॉल कराएंगे कि हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं और आपने इसके बारे में जाना है क्या, आपको इसके बारे में पता है। जैसे हम
बच्चे को मान लीजिए पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि पृथ्वी किस तरह से रोटेट करती है, किस तरह से घूमती है, किस तरह से नहीं घूमती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। तो हम पहले जानेंगे, आपको पता है बच्चों पृथ्वी कैसी है, तो बच्चे खुद बताएंगे कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी ऐसी है, हमारे बाबा ने ऐसा बताया था, हमने ऐसा सोचा है। तो बच्चे क्या है अपने अनुभव साझा करेंगे, वो एक तरह से क्या है एक्साइटेड हो जाएंगे ये जानने के लिए कि आज टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ये इंगेज हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है अन्वेषण। सेकंड नंबर पे क्या आता है, अन्वेषण, यानी कि सर्च करेंगे बच्चे कि किस तरह से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर बार हमें पृथ्वी नहीं पढ़ानी होती है, अलग अलग चैप्टर पढ़ाने होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या करें, नेक्स्ट जो चरण है आगे वाला जो पार्ट है इसका, वो है अन्वेषण, ठीक है, यानी कि सर्चिंग, ठीक है, सर्च करेंगे बच्चे। थर्ड है आपका समझना, यानी कि बच्चे उसको समझ सकेंगे। एक्सप्लेन, थर्ड में क्या आएगा, एक्सप्लेन, ठीक है। और फोर्थ में आएगा समझ रहे हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं। आपने एक इंफॉर्मेशन दी पृथ्वी ऐसी है, अब आप पूरा उसको डिटेल में बता रहे हैं कि पृथ्वी इतने डिग्री पर घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, ये क्या बता रहे हैं हम, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये इस एक तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका इवेल्युएट, यानी कि आप मूल्यांकन करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना समझा है जो आपने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अनुभवों के द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अनुभवों के द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा, क्या है, लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने के लिए सबसे अधिक सहायक होगी। किस तरह की अवधारणा हमें बच्चों में विकसित करनी है, लोकतंत्र की। अब देखिए उसके लिए कौन सी चीज सबसे सही रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार। देखो रोल प्ले का इन्होंने सही दिया, बिल्कुल सही दिया, लेकिन कहां से जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया या गलत हो गया कि भारत की पहली सरकार। अब उसके बारे में बच्चों को नहीं पता, ठीक है, और हमें बताना भी नहीं चाहिए। इतनी डीप बात हम कैसे बता देंगे, कौन से लेवल के बच्चे पढ़ा रहे हैं हम, 6 to 8 के बच्चे पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 के बच्चों को इतना डीप में थोड़ी ना पढ़ाना है हमें। तो ये ऑप्शन यहां तक सही था कि रोल प्ले के माध्यम से हम बता देंगे, भूमिका निर्वाह यानी कि एक नाटक के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ा देंगे, तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे जो इन्होंने बोला उसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है छात्र परिषद अध्यक्ष को चुनने के लिए उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल बच्चों के आसपास की चीजें होती हैं, हम उनको क्या बताएंगे कि जो कॉलेज में जो चुनाव होते हैं छात्र परिषद के अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, ठीक है, और उनके बारे में अनुभवों को बताइए, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कुछ टीचर बताएंगे, तो इससे वो जान सकेंगे कि किस तरह से चुनाव होते हैं और चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र का क्या महत्व है, क्योंकि ये उनके आसपास की चीजें हैं, वो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, छात्रों के व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है इसलिए वो जान पाएंगे, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के उपयोग के संबंध में, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है वो किस तरह की होनी चाहिए। ए है पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इससे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखो इन्होंने एकमात्र बोल दिया इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, अगर ये एकमात्र नहीं बोलते तो ये वाला जो ऑप्शन था वो सही था। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर, यानी कि पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से अतिरिक्त भी पढ़ना है तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हम बच्चों को क्या देंगे, होम असाइनमेंट देंगे कि आप बुक में ये चीजें हैं, आप और इसके बारे में सर्च करके लाओ कि ये इस टॉपिक के बारे में, तो बच्चे क्या है बहुत अच्छे से जान पाएंगे। सी है पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थियों के याद करने के कौशल की परख करने के लिए होना चाहिए। देखो याद जैसी चीजें रटवाना हमें नहीं है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, उनको समझाना है, ताकि जब बच्चे समझेंगे तभी उस चीज को अपने जीवन में वो प्रयोग कर सकेंगे। डी है शिक्षकों को
विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना। वही चीज कि आप बच्चे को अच्छे से समझा देंगे, कोई जानकारी उसको दे देंगे, उसके बाद उनके व्यवहारिक ज्ञान से उसको जोड़ के बताएंगे ताकि वो भविष्य में उसका अनुप्रयोग कर सकें जो उनको आपने पढ़ाया है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान या उपलब्ध करती है? आलोचनात्मक चिंतन के संबंध में ए है बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करवाने के लिए कहना। देखो याद नहीं करवाना है हमें क्या है समझाना है। जहां भी याद करने जैसी चीजें आ जाएंगी वहीं वो जो ऑप्शन है वहीं से वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि याद करवाने पे जोर नहीं देना है। बी है बच्चों को अध्ययन या केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो बिल्कुल सही है, उनको क्या करानी चाहिए? केस स्टडी। वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें संपूर्ण जानकारी बच्चों को मिल जाएगी। सी है वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए। देखो ये सूचीबद्ध जो शब्द होता है ये भी गलत होता है, यानी कि एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में उन चीजों को लिखेंगे करने के लिए जिसमें उसे जीत मिली। तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, बच्चों का इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किससे उस वकील को जीत मिली है किससे नहीं मिली है, क्या चीज कैसे है। इतना ज्यादा सियासत थोड़ी पढ़ाना है हमें उनको, हमें केवल उनको समझाना है टॉपिक को, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो केवल और केवल बी सही हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं? देखो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी, ठीक है, उसके गुण भी जानना उसके अवगुण भी जानना, सारी चीज जब बच्चा जानेगा तो वो ठीक से विश्लेषण कर सकेगा, एक्सप्लेन कर सकेगा चीजों को। समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना। ए है लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। एक तो टॉपिक ये हो गया कि ये टॉपिक सही है या नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं इसमें, तो ये सही है। बी है वे कौन थे विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास एक कमीज बनती है। तो इसमें समालोचना जैसा क्या है? ये तो क्रमबद्ध चीजें हैं, इसमें आलोचना भी नहीं है, इसमें समालोचना भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तर्क जैसी चीजें थोड़ी ना है इसमें, ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल क्रम बना हुआ है, चरण बने हुए हैं, उनसे ही कपास गुजरेगी और कमीज बनेगी। सी है एक कमीज बनने की प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ मिलता है। अब देखिए ये टॉपिक है जिस पर समालोचना की जा सकती है कि एक कमीज बनने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है, जो बो रहा है उसको लाभ मिल रहा है, या फिर जो बेच रहा है उसको, या फिर जो कमीज बना रहा है उसको लाभ मिल रहा है, या किसान को लाभ मिल रहा है जहां से कॉटन खरीदी जा रही है, ठीक है, जो कॉटन उत्पादित कर रहा है। तो ये क्या है? एक चर्चा का विषय है और उस पर अच्छे से चर्चा की जाएगी। डी है सदाबहार बनों तथा पर्णपाती बनों में क्या अंतर है? तो ये सीधे सीधे कुछ अंतर है, उनको बता दिया जाएगा। तो जो बड़े टॉपिक हैं जिन पर अच्छे से बहस हो सकती है और बच्चे अपने अपने अनुभव साझा कर सकते हैं वो है ए और सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर 2015 से 2024 तक के सभी पेपर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट आपको बता दी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो और एनसीईआरटी को भी देख सकते हो, उसकी भी कुछ प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।